हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है कि घटना चक्र की जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज हम लोगों का नया टॉपिक शामिल होगा, शासन प्रणाली। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। और ये सीरीज आप लोगों को पता है मुख्यतः RO ARO, ठीक है, RO ARO और UPPCS 2024 के लिए बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, हम लोग उन प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं कि शासन प्रणाली से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी राज्य शब्द की परिभाषा सर्वोत्तम रूप से कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कौन सा परिभाषित करता है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि राज्य के लिए मुख्यतः 4 तत्व होने चाहिए। एक तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक, जनसंख्या, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। और इन चारों के बिना कोई भी राज्य नहीं कहला सकता, ठीक है। तो चलिए अब इतनी चीज़ों को आप लोग समझ गए, अब इसका आंसर करिए आप लोग। देखिए बताना है कि राज्य का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो, ठीक है। तो सरकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राज्य की अच्छे से परिभाषित करता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, राज्य का, ठीक है। बाकी यहाँ पे तीनों तो दिया हुआ ही नहीं है। तो राज्य में आपको पता है एक तो जनसंख्या होना चाहिए, दूसरा भूभाग होना चाहिए, तीसरा सरकार होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को दिया ही नहीं गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा, संप्रभुता। 4 प्रमुख तत्व होते हैं, चारों की हम लोग आपको बात बता चुके हैं। देखिए चारों में क्या क्या होता है, एक तो जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा भूभाग होना चाहिए, तीसरा सरकार होना चाहिए और चौथा संप्रभुता होना चाहिए। और संप्रभुता के बिना राज्य सबका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। संप्रभुता ही क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत की संप्रभुता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है, सदस्य है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रमंडल के जो भी सदस्य देश होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो ब्रिटेन के प्रति अपनी अश्रद्धा प्रकट कर रहे हैं या फिर उनके प्रति गुलामी व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। तो इसमें से पूछा क्या गया है, सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि दूसरा वाला क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तीसरा हो गया ना, चौथे प्रश्न को देखते हैं कि चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है। चौथा प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। देखिए मुख्यतः 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, एक तो संसदात्मक होती है और दूसरा अध्यक्षतात्मक होती है। तो जो संसदात्मक है ये जो है ब्रिटेन में भी है और अपने भारत में भी है, और भारत ने ब्रिटेन से ही इसको अपनाया है। और अध्यक्षतात्मक की बात करें तो अध्यक्षतात्मक की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से इसको, अमेरिका के संविधान में इसको अपनाया गया है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में देख लेते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। न्यायपालिका का संसदात्मक में ऐसा नहीं होता है, ये अध्यक्षतात्मक में होता है, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है संसदात्मक में, ठीक है। बल्कि व्यवस्थापिका का नियंत्रण थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। कार्यपालिका का विधायिका पे नियंत्रण होता है, ठीक है। कार्यपालिका का विधायिका पे नहीं बल्कि विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है, ठीक है।
फिर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पांचवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठवें प्रश्न को देख लेते हैं। छठवें प्रश्न में क्या पूछा गया है। छठे प्रश्न में देखिए पूछा क्या गया है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सभी वर्ड लगाया है तो सभी का नहीं होता है। ठीक है, जो सत्ता जिसको जनता द्वारा चुना गया है उसी का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संसद में तो तीनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल सरकार जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। एक मिनट, क्या पूछा है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, हाँ, संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, छठे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सातवें प्रश्न को कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी, तो ये ब्रिटेन से ही संसदात्मक शासन व्यवस्था शुरू किया गया था वहीं से, और भारत के द्वारा वहीं से इसको अपनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ठीक है, हमारे यहाँ वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, इससे भिन्नता तो नहीं होती है। ठीक है, और सामुदायिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, इससे भी भिन्नता नहीं होती है। दुसदनी विधायिका, इससे भी भिन्नता नहीं होती है। न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान में नहीं है बल्कि भारतीय संविधान में इसको अपनाया गया है, और न्यायिक पूर्वावलोकन जो भारतीय संविधान में अपनाया गया है वो अमेरिकी संविधान के तर्ज पर अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारे मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, तो सही है। ठीक है, वहाँ ब्रिटिश संसद ही सर्वोपरि है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में क्या है, थोड़ा सा उसको परिसीमित किया गया है, तो ऑप्शन ए सही है। नौवें का ऑप्शन ए सही होगा। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है कि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जा सकते हैं, तो भेजे जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। विशेषता भारतीय संविधान की क्या नहीं है, तो संघात्मक सरकार तो भारतीय संविधान की विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और संसदात्मक सरकार भी है। अध्यादेशात्मक सरकार जो है हमारे संविधान की विशेषता नहीं है बल्कि ये अमेरिका के संविधान की विशेषता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन से सही नहीं है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत में है। संसदीय पद्धति की सरकार भी है, ये भी है। संघीय नीति भी है और राष्ट्रपति पद्धति की सरकार हमारे यहाँ नहीं है, ये अमेरिका में देखा जाता है इस तरह की सरकार। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ठीक है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली में क्या है, राज्यसभा लोकसभा दोनों तो आते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये सही होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, संसदीय स्वरूप के शासन की प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से तो कार्य नहीं करते हैं, एक दूसरे पे प्रतिबंध भी लगाते हैं। ये नीति को निरंतरता प्रदान करते हैं तथा ये अधिक दक्ष करते हैं, ये गलत हो गया। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य
संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो क्या संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, संसद के सदस्य होते ही हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है, पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। जिस दिन अविश्वास पास हो जाएगा वो उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है? नहीं, राज्य का अध्यक्ष नहीं, बल्कि संसद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये गलत हो गया, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं, ठीक है। तो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कौन से सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, विधायिका क्या होती है? न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। और विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। देखिए, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति कभी भी न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ठीक है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति नहीं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए 16वें प्रश्न को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप को सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, ठीक है, अभिव्यक्त करता है। तो क्या हो जाएगा ऐसे में? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना करना जो कम से कम व्यवस्था उत्तरदायी जटिल है तथा उन्हें ही सभी के संतोष के लिए, देखिए एक मिनट, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो चलिए इतना ही एडजस्ट कर पा रहे हैं, इतने से ही समझिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो पहला क्या है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। तो ये याद रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और इसमें सरकार जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायी को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वें प्रश्न में देखिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। अब 18वें प्रश्न को देखिए। 18वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, ठीक है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो बताइए क्या क्या मूलभूत लक्षण हैं। चलिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो ये तो सही है कि ये लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो संसदीय शासन व्यवस्था भारत में अपनाई ही गई है, तो सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि भारत की सर्वोच्च सत्ता क्या है? संविधान का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? जनता ही तो है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? नहीं, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्य में विभाजित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 18वें का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। 19वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि कथन पर विचार करिए और सही बताना है, ठीक है।
भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो ये तो सही हो गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। और भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, जिसमें चारों होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 2 3 और चारों सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19 हो गया, 20वें प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न देखिए। 20वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ठीक है, भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ठीक है, एक संविधान संगत सरकार, ठीक है, ये है। विधि का शासन, ठीक है, ये भी है। लोकतांत्रिक सरकार, ये भी है। सत्तावादी सरकार, सत्तावादी सरकार हमारे भारतीय संविधान की लक्षण नहीं है। देखिए क्या होता है कि भारतीय शासन प्रणाली में शासन का जो संचालन होता है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलता है, और भारत में विधि का शासन है। ठीक है, भारत में किसका शासन है, विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सत्ताधारी सरकार नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न देख लीजिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है वो बताना है। तो जो प्राधिकार प्राप्त होता है, जो उनको शक्तियाँ मिलती हैं, वो भारतीय संविधान से प्राप्त होती हैं। ठीक है, किससे मिलती हैं, भारतीय संविधान से। अगर इसको समझना है तो समझिए। देखिए क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो प्राधिकार का स्रोत होता है वो भारत का संविधान होता है, और जो संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है। ठीक है, और इन जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, आप लोगों को पता है कि संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। ठीक है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। ठीक है, संवैधानिक सरकार का मतलब ये नहीं होता है। जो संवैधानिक सरकार है वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, संविधान में उसका वर्णन हो, संविधान के अनुसार कार्य कर रहा हो। कोई सरकार जिसके पास प्रमुख नाम मात्र की शक्ति हो, नाम मात्र की शक्ति वाले सरकार नहीं है यहाँ। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं के परिबद्ध हो, इसी के अनुरूप अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो संवैधानिक सरकार कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये तो सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। अब बताइए व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक संविधान है। ठीक है, एक संविधान है, लेकिन ये क्या भारत एक संविधान है इसी वजह से उसका व्याख्या करेगा अभिकथन का, तो नहीं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, और इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों से ही हमको मिल जाता है। जैसे क्या है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे वर्ड का यूज किया गया है। तो लोकतंत्रात्मक शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। ठीक है, और भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन, ठीक है, सुशासन, लाल फीताशाही क्या है, सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन का मतलब क्या होता है, गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है। तो गुड गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, जवाबदेहिता होना चाहिए, और पारदर्शिता भी होना चाहिए, और कानून का नियम का पालन भी होना चाहिए। लाल फीताशाही नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है।
ठीक है। वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। फिर ठीक है, एक मिनट, पूछा क्या गया है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, ठीक है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना और कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य में क्या होता है कि जो लोग भी पिछड़ जा रहे हैं, ठीक है, आपके मतलब कह सकते हैं कि जो लोग भी मतलब समुदाय से पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो उनके उत्थान के लिए जो कार्य किया जाता है वो कल्याणकारी राज्यों के माध्यम से ही किया जाता है। ये राज्य के DPSP यानी कि राज्य के नीति निषेध तत्व का प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26वें प्रश्न पे क्या पूछा गया है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है, ठीक है। तो राज्य हर जगह है, तो ये कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत आता है। फिर बात कर लेते हैं 27वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता भी है, समाजवाद जो है ये है, साम्यवाद हमारे यहाँ नहीं है, ये चीन में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 28वें प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, भारतीय संविधान अध्यादेशात्मक है, तो ये गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ठीक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, यहाँ तो राजतंत्र है ही नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है, भारत में प्रजातंत्र ही है, ठीक है, जनता ही सरकार को चुनती है। फिर बात कर लेते हैं 29वें प्रश्न की। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता, ठीक है, क्या होता है? जनता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 30वें प्रश्न को। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, ठीक है, तो अध्यात्मक शासन प्रणाली की जो आधारभूत संरचना होती है वो एकल कार्यपालिका होती है, और जहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि संसदात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31वें प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, ठीक है। तो उसका अध्यक्ष में क्या होता है? राष्ट्रपति क्या होता है? प्रमुख होता है, जैसे USA में है, ठीक है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, तो USA में अपने मंत्रिपरिषद का चयन खुद ही करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता, और उपयुक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सभी सही हैं, ठीक है, सभी सही हैं। देखिए यहाँ पे हम क्रॉस इसलिए लगा दिए कि भंग नहीं कर सकता, ये सही था, ठीक है, तो हम समझाते टाइम वो लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये भी सही है, चलिए चारों सही है इसका। 32वां देख लेते हैं, क्या है? अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो वो USA में हुआ है, ठीक है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था का कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है, ठीक है। दो ही प्रकार के शासन व्यवस्था बहुत ही प्रचलन में चलती हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, ठीक है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, प्रजातंत्र की बात कर रहा है, ठीक है, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, इसीलिए तो यहाँ पे भारत में प्रजातंत्र है, ठीक है, इसीलिए भारत में क्या है? प्रजातंत्र है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 34वें प्रश्न को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, ठीक है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, किसको? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ठीक है, यही उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है। ये सब IAS के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ऐसे प्रश्नों पर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, गणतंत्र के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है,
ठीक है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ये वंशानुगत शासन नहीं है, यही क्या है, सही है। इसी वजह से क्या है, भारत में क्या है, एक गणतंत्र व्यवस्था अपनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, क्या निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ठीक है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। गणतंत्र में क्या होता है, अध्यक्ष भी क्या होता है, निर्वाचित होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ठीक है। परिसंघीय की व्यवस्था क्या, किस प्रकार से, जो हम लोग पावर ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसी से हम लोग को पता चलता है कि भारत का संविधान क्या है, परिसंघीय है, ठीक है। जब शक्तियों के बीच में कोई टकराव होता है तो मान्य किसका होता है, केंद्र का मान्य होता है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है, न ही कठोर है न लचीला, ठीक है। और आप लोगों को पता है ये जो कथन है ये जी ऑस्टिन का कथन है, ठीक है। जी ऑस्टिन, ठीक है, जी ऑस्टिन, ठीक है, जी ऑस्टिन का कथन है ये चीज़, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा जो है उसको नहीं अपनाया गया है, ठीक है। हमारे भारत में क्या है, इसको अमेरिका से अपना लिया गया है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पूर्वावलोकन को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न देखिए, पूछा गया कि सही बताना है। तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ठीक है। तो आपको पता है कि संघीय प्रणाली का प्रावधान तो है, ठीक है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। भारत ने क्या किया है, एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना किया है, ठीक है। तो किया तो है ही, केंद्र को हमारे यहाँ क्या किया गया है, शक्तिशाली बनाया गया राज्यों की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन से एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन उसका व्याख्या आर नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41वें प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही है, संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि राज्यों को भी दिया गया है, अपना राज्य अपना कार्य करते हैं और केंद्र अपना कार्य करते हैं। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य है भारत, जबकि क्या है, एक संघीय राज्य ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आर गलत हो जाएगा, तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है, ठीक है। तो क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्र सुरक्षा ही, इस ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, जो दर्शाता क्या है कि स्वरूप संघीय है, ठीक है। क्योंकि एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है। 43वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान की संघीय लक्षण नहीं है, ठीक है, संघीय लक्षण नहीं है, ठीक है। एकहरी नागरिकता के कारण यह संघीय लक्षण नहीं प्रदर्शित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। लिखित संविधान है, ठीक है, कठोर संविधान है, ठीक है। ये देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में है, ठीक है। पूछा गया कि तत्व पाए जाते, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। लिखित संविधान तो है, संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व हैं, कठोर संविधान नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी है, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी है, और संवैधानिक संकट है, और एकल सर्वोच्च न्यायालय की भी बात कही गई है, ठीक है। कठोर संविधान भी तो है हमारे यहाँ, कठोर और लचीला दोनों है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ई दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए
ठीक है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न पे देख लेते हैं। देखिए 45वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। 45वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। ठीक है, एकात्मक तत्व हैं। ठीक है, एकात्मक तत्व की बात करें तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, संघीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व है। ठीक है, संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व है। ठीक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी तो है लक्षण। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन की, तो ये नहीं होता है एकात्मकता की लक्षण। फिर बात कर लेते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की, ये एकात्मकता के लक्षण होते हैं। तो क्या हो जाएगा, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ये नहीं होता है। 3 यानी कि 2, 3 और 5, 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। ठीक है, प्रस्तावना करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो सही है। ठीक है, और एकात्मकता का झुकाव उसमें सशक्त मिश्रण है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्या है, दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभु संपन्न है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। ठीक है, विधायिकी वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य नहीं विभाजित नहीं की गई हैं। न्यायिक शक्तियां आपको पता है कि एकल है, एकल न्यायिक शक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 47वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। ठीक है, निर्वाचित होता है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। ठीक है, निर्वाचित होता है क्योंकि संसद के सदस्यों के द्वारा ही इसका निर्वाचन किया जाता है। तो ये तो सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और दोनों सही हैं क्योंकि व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में जो भारत की जनता है उसके द्वारा जो लोग चुने जाते हैं, चुन के भेजे जाते हैं, वही लोग तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। 46वां प्रश्न देखिए। देखिए 48वें प्रश्न को देखिए। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के क्या हैं, जीवन रक्त हैं। सही है। लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ये भी तो सही है। ठीक है, और इसी कारण से क्या है, ये इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है। तो भारत में जो दल विहीन प्रजातंत्र है, 2 लोगों ने प्रस्तावित किया था। एक तो महात्मा गांधी ने भी प्रस्तावित किया था, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50वें प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक, 50वें प्रश्न में देखिए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक, ये सही है।
फिर विविधता के समर्जन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। ठीक है, न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ, ये भी सही है। ठीक है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 91 प्रश्न पे देख लेते हैं। 91 प्रश्न में क्या पूछा गया है, ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, अच्छे से थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, बताना है। ठीक है, कथन दिया है, कारण दिया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन में तत्व मूल रूप पाए जाते हैं, तो ये तो सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली तत्व समाहित है, ये भी सही है। और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 52वें प्रश्न को देख लेते हैं। कथन है, महिला, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ठीक है, तो ये भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के वृहत होने के कारण इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट किए गए हैं। ठीक है, चलिए किया गया है। इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, ये भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसके कारण भी हुआ है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, इस वजह से दोनों सभी कारण हैं, सभी सही, सभी सत्य होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए 54वें प्रश्न को देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, तो आपको पता है कि संयुक्त राज्य में सरकार की क्या है, संघीय प्रणाली ही है, वहाँ आध्यात्मक कार्य करता है। ठीक है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली हैं। ठीक है, भारत में संघीय और एकात्मक, ठीक है, फेडरल और, ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, गलत। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, और यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ठीक है, तो ये परिणाम ही है। ठीक है, इसी वजह से इसका प्रावधान किया गया है। चलिए 56वें प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा गया है। ठीक है, कहा गया है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भी सही है। तो इसमें लेकिन क्या है, व्याख्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, व्याख्या नहीं होगा, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघात्मक है। तो अभी आपने पिछले प्रश्न में ही देखा कि अर्धसंघात्मक मैंने बताया ही आपको। फिर भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ठीक है, तो ये भी सही है। और क्या इसी कारण से क्या है, अर्धसंघात्मक है, इसीलिए इसका व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रकृति बताना है कैसी है। तो प्रकृति कैसी है, प्रकृति में संघीय है किंतु भावनात्मक में एकता है। ठीक है, चलिए किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। तो अभी आपको बताएं कि केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। तो ये किसका है, केसी व्हीलर का कथन है। इन्होंने ही ये कहा था कि न भारतीय संविधान अधिक कठोर है न तो अधिक लचीला है। ठीक है, दोनों के मध्य क्या है, बीच का संतुलन बना के चलता है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न में कहा गया है किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है।
तो ये अंबेडकर जी का कथन है, अंबेडकर जी ने ऐसा कहा है। ठीक है, चलिए, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने इसको अस्वीकार किया है। कभी कभी ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को किताबों का सहारा लेना ही पड़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यह यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, तो यही क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जो हैं इसी से संबंधित हैं। ठीक है, 66वें प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो हेनरी फेयोल हैं। कौन है? हेनरी फेयोल हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो गणतंत्रीय व्यवस्था में क्या होता है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो शक्तियों का परिसीमन, विधि का समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारिता, ये चारों आपका चौथा भी सही है। ठीक है, चौथा भी सही है और उसके बाद दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 71वां प्रश्न, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। ठीक है, नियंत्रण में रह के कार्य करे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को भी माना गया है, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद को भी माना गया है, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं को भी माना गया है। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं क्या? चलिए उसको भी, अच्छा हाँ, देखिए कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ 73 से, समाज में समानता के होने का एक नियतार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 74वें प्रश्न को। 74वां प्रश्न क्या है कि अब भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो विशेषता कौन सा समान है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, गलत। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, सही। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो गलत है। ठीक है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ ये दोनों में तुलना करके बताना है, तो दोनों में तुलना करके बताएंगे तो केवल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों के यहाँ पॉकेट वीटो का पावर है और भारत पॉकेट वीटो वहीं से लिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 75वें क्वेश्चन में, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई थी? तो नागरिक केंद्रीय प्रशासन का केंद्रीय बिंदु इसी में किया गया था। शासन प्रणाली से संबंधित जितने भी 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने आपको उसका रिवीजन करा दिया। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें।